राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आशीर्वाद की छाँव। जैसे पेड़ सूख जाने के बाद भी छाँव देना नहीं भूलता, वैसे ही माँ बाप होते हैं। बूढ़े हो जाते हैं लेकिन अपनी छाँव अपने बच्चों पर हमेशा बनाए रखते हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। सर्दियों की हल्की धूप, आंगन में पीछे पुराने दरी पर बैठे हुए बापूजी अपने कांपते हाथों से चाय की प्याली थामे खामोशी से सामने देख रहे थे। कभी कभी उनकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठती, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। अम्मा वहीं पास में बैठी स्वेटर बुन रही थी। उनकी उंगलियां धीमी हो चुकी थी, पर उम्मीद की गर्माहट अभी भी बाकी थी। शायद आज दीपक आए, अम्मा ने धीमे से कहा। बाबूजी कुछ नहीं बोले, बस आंखें बंद कर लीं। दीपक उनका इकलौता बेटा था, शहर में इंजीनियर बन चुका था। बड़े सपनों की उड़ान में वह माँ बाप की मिट्टी छोड़ गया था। शुरू में हर हफ्ते फ़ोन आता, त्योहार पर आना होता, लेकिन अब कभी कभी ही उसका आना होता था। वो बहुत बिजी है, बहू ने आखिरी बार बताया था। आप लोग समझा करो पापा। लेकिन यह बिजी शब्द अब अम्मा बाबूजी के कसैला लगता था। पहले वे इस शब्द के पीछे गौरव ढूंढते थे, लेकिन अब उन्हें इस शब्द के पीछे तन्हाई नजर आती है। दीपक ने कई बार बुलाया था शहर में आकर रहने के लिए, लेकिन बाबूजी नहीं गए। ये घर, ये मंदिर, ये नीम का पेड़, ये मोहल्ला सब छोड़ नहीं आ सकते बेटा, उन्होंने कहा। पर धीरे धीरे दीपक ने आना बिल्कुल ही कम कर दिया था। दीपक की पत्नी कविता शुरू में तो ठीक रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। फ़ोन पर बात करते समय उसकी आवाज़ में झुंझलाहट साफ दिखाई देती थी। इतना खर्चा नहीं कर सकते हम हर महीने के लिए। आप लोगों ने तो बचत की नहीं, हमें तो करने दीजिए। बुजुर्ग हैं, आराम करें, हम पर बोझ क्यों बनते हैं। ये शब्द अम्मा के दिल पर जो छुरियों की तरह चलते। उन्होंने तो कभी अपनी बहू से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। एक दिन मोहल्ले के पोस्टमैन ने एक चिट्ठी दी। बाबूजी ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। दीपक की चिट्ठी थी। पापा, आप लोग हमारे साथ आ जाओ, यहाँ एक कमरा तैयार है, अस्पताल भी पास है और देखभाल भी हो जाएगी। और हाँ, अगले महीने मैं आप लोगों को लेने आ रहा हूँ। बाबूजी मुस्कुराए। अम्मा ने नजरें चुराई, आंखें नम हो चुकी थी। दीपक आया, माँ बाप को शहर ले गया। शहर की रोशनी में रिश्तों की चमक कहीं गुम सी हो गई थी। उनका कमरा फ्लैट के सबसे कोने में था। बाहर की खिड़की से सिर्फ दीवारें दिखती थी। टीवी देख लो पापा, आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं। मम्मी, ये रोटियां ठंडी हैं, आप खुद गर्म कर लेना, अपना खाना डाल लेना, कविता थकी है। अब बाबूजी हर रोज़ उस खिड़की के बाहर आसमान को तलाशते थे। अम्मा चुप होती जा रही थी। उन्हें ये शांति खटक रही थी। दीपक का बेटा छोटा आरव एक दिन बोला, दादी आप यहाँ क्यों रहते हो, आपके घर में, आप अपने घर में बोर हो गए हो क्या। अम्मा हंसी नहीं, वो पल भर को ठहरी और बोली, बेटा घर तो यहाँ भी था, लेकिन बेटे का मन यहाँ था। हम उसकी खुशी में ही चल दिए थे, जो हमने बहुत बड़ी गलती की थी। आरव के छोटे से मन में यह बात कहीं ना कहीं गहरी उतर गई। एक शाम अम्मा बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा उन्हें सही देखभाल नहीं मिली, कमजोरी और भावात्मक उपेक्षा से उनकी हालत बिगड़ रही है। दीपक सर झुकाए बैठा था। कविता बाहर फ़ोन पर लगी रही, जैसे कुछ गंभीर हुआ ही नहीं। बाबूजी अस्पताल के बेंच पर बैठे बैठे बुदबुदा रहे थे। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। बेटा पास होकर भी इतनी दूर है, बात करने का वक्त नहीं है उसके पास। अगली सुबह आरव चुपचाप दादी के पास गया। दादी, हम गांव चलते हैं, मैं स्कूल ट्रांसफ़र करा लूँगा, आप वहाँ खुश थी ना। बाबूजी की आंखों में आंसू थे। दीपक भी सुन रहा था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बहुत बड़ी गलती थी माँ बाबूजी को यहाँ पे लाकर। 2 महीने बाद गांव के उसी आंगन में फिर से वही धूप बिछी थी। अम्मा की तबीयत अब बेहतर थी। बाबूजी फिर से चाय की प्याली थामे मुस्कुरा रहे थे और पास ही आरव मोबाइल में फ़ोटो ले रहा था।
मेरे दादाजी इंडिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। एक दिन दीपक अकेले गांव आया। अम्मा बाबूजी के चरणों में बैठा और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं दौड़ में इतना आगे निकल गया कि पीछे छूटे आपके आशीर्वाद की छाँव ही खो दी। मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबूजी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, पेड़ जब भी लौटे छाँव हमेशा देने के लिए तैयार ही रहते हैं। माँ बाप छाया हैं और जब तक ये साथ हैं जीवन में धूप से डर नहीं लगता। पर जब यही छाया हमसे छिन जाती है तब समझ आता है कि असली सुख क्या होता है। गांव के उसी पुराने घर में अब एक नई हलचल थी। बाबूजी अब हर सुबह उठकर तुलसी जी को जल पानी देते, अम्मा चूल्हे के पास बैठी आरव के परांठे खिलाती और आरव मोबाइल के कैमरे में अपने दादी नानी ब्लॉग्स बनाता। गांव की औरतें कहती, बुढ़ापे में पोते ने नई जवानी दे दी है इन लोगों को। लेकिन इस खून से भी एक अधूरी कड़ी थी, दीपक। दीपक शहर लौट तो गया पर मन वहीं गांव में अटका था। कार की खिड़की से बाहर देखने की उसकी आदत अब ऑफिस के शीशे की दीवार पर ठहर गई थी। वो एक चुप्पी सी साध ली थी उसने। माँ की साड़ी की खुशबू अब बस यादों में है। पापा की चाय के कप से उठती भाप अब नहीं मिलती। कविता अभी भी अपने वही ठर्रे में थी, अपने ऐशो आराम में थी। ऑफिस, पार्टीज, मोबाइल, सोशल मीडिया। लेकिन दीपक का मन अब रिश्तों की तलाश में भटक रहा था। उसे अपने माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। हर हफ्ते एक चिट्ठी आती दीपक के नाम, हाथ से लिखी होती आरव की, जो आरव खुद दिल से लिख के देता। पापा, दादी आज आपको बहुत याद कर रही थी। मैंने उनके पैर दबाए पर वो बस आपकी ही बात कर रही थी। दादाजी आज स्कूल में लेने आए थे मुझे। पूरे स्कूल में सबने कहा, तेरे दादाजी तो हीरो जैसे दिखते हैं। इन चिट्ठियों ने दीपक को तोड़ना शुरू किया। एक रात दीपक ने कविता से कहा, मैं गांव जाना चाहता हूँ, शायद कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए, अपने माँ बाप के पास, अपनी मिट्टी में। कविता चौंकी, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी? हाँ, दीपक ने शांत स्वर में कहा, मैंने अब तक बहुत कुछ कमाया है पर वो सब अधूरा है मेरे माँ बाप के बिना। खूब बहस हुई, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, आंसू बहाए गए, ताने मिले, पर इस बार दीपक की आत्मा बहुत ज़्यादा मजबूत थी। दीपक की कार जब गांव की पंखड़ी पर मुड़ी तो बाबूजी आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। उन्हें आवाज़ आई, पापा। वे चौंके। कप हाथ से छूटते छूटते बचा। दीपक दौड़कर उनके गले लग गया। अम्मा रसोई से भागती आई। पहले आंसू गिरे, फिर चूड़ी की खनक में आशीर्वाद बिखर गया। रात को दीपक बाबूजी के पास बैठा। पापा, मैंने बहुत देर कर दी ना? नहीं बेटा, पेड़ देर से भी पानी पाए तो फिर से हरा हो जाता है। बाबूजी बोले, मैं यहीं रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए, आप लोगों के पास। हम कुछ नहीं चाहते अब, बस तुझे हर रोज़ सुबह अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, अम्मा बोली। दीपक ने गांव में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, दादाजी की पाठशाला। बाबूजी वहाँ बच्चों को कहानियाँ सुनाते, अम्मा लड़कियों को सिलाई सिखाती, आरव वीडियो बनाता और यूट्यूब पर अपलोड करता। हमारा गांव, हमारा गर्व। दीपक अब हाथों से सब्जी लाता, नल में पानी भरता और रात को आंगन में लेटकर तारों को देखता रहता। कविता ने अब भी मुंह फुला रखा था, लेकिन धीरे धीरे आरव की वीडियो देख देख कर उसका मन भी पिघलने लगा था। कितना टाइम वक्त वो अकेले रहती। 3 महीने बाद कविता गांव आई, बिना मेकअप, साड़ी में, संकोच के साथ। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों से खाना परोस दिया। रात में कविता ने धीरे से कहा, माँ, मैंने बहुत कुछ खो दिया, क्या फिर से सब जुड़ सकता है? अम्मा ने उसका सिर चूम लिया। बेटा, रिश्ता कभी टूटता नहीं, बस उसकी डोरी ढीली पड़ जाती है, उसको सहेजना पड़ता है। दीपक ने पुराना घर ठीक करवाया। उसमें अब 3 पीढ़ियाँ अब साथ रह रही थी। अब हर सुबह एक साथ होती, चाय के कप के साथ हंसी, तुलसी पर जल के साथ आशीर्वाद और स्कूल जाते वक्त आरव का नारा, चलो दादाजी, आज हमारी कहानी पूरी होगी। गांव के सालाना मेले में दीपक को सम्मानित किया गया। जो शहर छोड़कर संस्कारों की धरती पर लौटा वही सच्चा बेटा है। दीपक ने मंच पर माइक संभाला और कहा, मुझे बहुत कुछ मिला इस गांव से, माँ की मुस्कान, पापा का आशीर्वाद, बेटी की समझदारी और पत्नी का साथ। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
सभी तालियां बजा रहे थे, पर अम्मा बाबूजी की आंखों में वही चमक थी जो पहले दीपक के जन्म पर थी। यह एक अंत ही नहीं, जो एक शुरुआत है। बुजुर्गों का आशीर्वाद जब तक छाया बनकर सर पर रहता है, तब तक जीवन की तपती धूप भी सुहानी लगती है। रिश्ते में अगर देरी भी हो भी जाए तो देर कभी बहुत नहीं होती। बस एक बार लौट कर देखिए, वहाँ अब भी कोई आप लोगों का इंतज़ार करता हुआ मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने माँ बाप की कदर कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट सेशन में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।